जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब फिर से एक नई हलचल पैदा हो गई है और ये हलचल है एनसीपी के विलय को लेकर। एनसीपी का विलय जो अभी कुछ समय पहले बहुत ही जिसकी चर्चा उफान पर थी, फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन अब फिर से हलचल शुरू हो गई है, बात होनी शुरू हो गई है, क्योंकि एनसीपी के दोनों गुट, एनसीपी जिसको अजीत पवार जिसका नेतृत्व कर रहे थे, अब सुनेत्रा पवार कर रही है, और एनसीपी एसपी जो शरद पवार की है, दोनों के विलय को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो चुकी है और मुलाकातें हो रही है, परिवार की मुलाकातें हो रही है और साथ में बीजेपी से भी इसकी चर्चा चल रही है। पार्थ पवार जो कि अजीत पवार के बड़े बेटे हैं, उनकी मुलाकात हुई अभी शरद पवार से। वो शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और बड़ी सीक्रेट मीटिंग ये बताई जा रही है, जिसकी बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि इसमें क्या क्या बातचीत हुई है। लेकिन जो बाहर आ रहा है वो ये है कि चर्चा विलय को लेकर है कि अब फिर से विलय को कैसे पटरी पर लाया जाए, क्योंकि जब अजीत पवार का निधन हुआ तब कई तरह की बातें सामने आई कि 7 फरवरी को होने वाला था, 8 फरवरी को होने वाला था, जहां शरद पवार ने 12 फरवरी की तारीख बता दी, और क्या क्या होने वाला था। शरद पवार को राज्यसभा भेजना और सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्री बनाना, केंद्र में एनडीए में उनका शामिल होना, तो ये सारी बातें चल रही थी। और यहाँ पर विधानसभा में किस किस को मंत्री के तौर पर लाया जाएगा, किसको कहाँ संगठन में जगह दी जाएगी, ये लगभग फाइनल था, ये बताया गया। लेकिन उस समय शरद पवार की पार्टी के नेता तो बहुत उत्साहित थे, ये सारी बातें लगभग उस तरफ से आई, खुद शरद पवार की तरफ से भी आई, लेकिन यहां से अजीत पवार गुट इसे लेकर बहुत उत्साहित नहीं था, जिसमें 4 नेता खासतौर से प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, ये चारों नेता एक्टिव हुए, लेकिन एक्टिव हुए एनसीपी के नेतृत्व को लेकर, ना कि विलय को लेकर। इन्होंने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की, 2 दिनों में कई बीच बैठक हुई, सुनेत्रा पवार के साथ बैठक हुई, फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई और सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम के पद के लिए उन्हें मनाया गया, फिर उनका नाम भेजा गया और बीजेपी ने भी हामी भरी, जिसके बाद सुनेत्रा पवार तुरंत 2-3 दिन के अंदर डिप्टी सीएम बन गई, यानी कि एनसीपी को एक नेतृत्व मिल गया। तो उस वक्त एनसीपी खेमे को यह डर था कि अगर हम तुरंत हाँ बोल देते हैं, अभी तो विलय के लिए हाँ बोल देते हैं, तो फिर हमारी पार्टी कमजोर पड़ जाएगी और हम पर हावी हो जाएंगे एनसीपी एसपी गुट के नेता। क्योंकि अजीत पवार जब तक थे तब तक तो ठीक है, जैसे सुनील तटकरे ने एक इंटरव्यू में बताया है कि तब ये था कि दोनों गुट एक होंगे, शरद पवार राज्यसभा और सुप्रिया सुले केंद्र की राजनीति में रहेंगी, लेकिन यहाँ लीड करेंगे अजीत पवार। अजीत पवार लीड करते तो यानी कि एनसीपी गुट जो है उसकी अहमियत ज्यादा होती, उसका प्रभाव ज्यादा होता। लेकिन अब हम नेतृत्व विहीन थे, कोई पवार परिवार से हमारे नेतृत्व कोई कर ही नहीं रहा था, तो अगर ऐसे समय में एक होते तो फिर पार्टी का झुकाव, लोगों का झुकाव शरद पवार और सुप्रिया सुले की तरफ होता, तो एनसीपी एसपी गुट इसे प्रमुख तौर पर उभर आता। और यहाँ पर जो अजीत पवार का परिवार या उनके परिवार के लोग भी पार्टी में है, पार्थ पवार पार्टी में है, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, और बाकी जो सदस्य हैं वो पिछड़ जाते। तो यहाँ एनसीपी को एक अलग गुट के तौर पर, मजबूत गुट के तौर पर बनाए रखने के लिए उस वक्त तुरंत ये फैसला नहीं लिया गया और सुनेत्रा पवार को नेतृत्व सौंपा गया, ताकि अब जब टेबल पर बैठेंगे तो वो 2 संगठन वो साथ होंगे जिसमें एक भी मजबूत है, पवार परिवार से ही कोई है जो नेतृत्व कर रहा है, जो इस वक्त सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तो इसीलिए अब नेगोशिएशन ना हो दोबारा उस तरह की कि हम कमजोर लगे और वो मजबूत लगे। तो अब जब एनसीपी में ये सब चीजें हो गई, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई, उन्होंने चीजें संभाल ली हैं और उसके अलावा संगठन को बाकी नेता हैं वो संभाल रहे हैं, तो अब पार्थ पवार एक्टिव हुए और उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की कि फिर से विलय को पटरी पर लाया जाए, क्योंकि बहुत समय तक टालने का भी फायदा नहीं है। टालने से भी एक नुकसान ये होता है कि कब परिस्थितियां क्या बदले और फिर जो चीजें तय हुई थी उन पर बात ना हो और हालात जो है वो विपरीत हो जाए। तो इसीलिए फिर से पटरी पर लाने की बात हो रही है कि जल्द से जल्द इस पर बातचीत दोबारा शुरू की जाए, जो इधर के बड़े नेता हैं उधर के बड़े नेता हैं दोनों साथ आए। इसीलिए शरद पवार फिर बारामती भी गए थे, सुनेत्रा पवार उनके घर, अजीत पवार के घर भी गए, सुनेत्रा पवार से भी मिले।
और वहां श्रद्धांजलि भी थी अजीत पवार को। निधन का 10वां दिन था। शरद पवार के साथ पार्थ पवार और जय पवार भी बैठे हुए देखे गए और फिर से ये बातें होने लगी कि अब सक्रियता हो गई है विलय को लेकर। सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात हुई है। अब इस बीच में ये भी सामने आ रहा है कि जिला निकाय चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद सुनेत्रा पवार दिल्ली आएंगी। दिल्ली आकर वो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी डिप्टी सीएम का पदभार संभाला है उन्होंने, तो यहाँ राष्ट्रपति से मिलेंगी और यहाँ पीएम मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात होगी। और ये मुलाकात सिर्फ ऐसी शिष्टाचार मुलाकात नहीं होगी, इसमें चर्चा विलय को लेकर भी होगी कि अब आगे क्या वही चीजें रहनी है या फिर कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ना है, और उसमें बीजेपी की क्या भूमिका होगी, क्योंकि बीजेपी भी इसमें, उसकी भी चीजें स्टेक पर है। गठबंधन सिर्फ एनसीपी और एनसीपी एसपी का नहीं होना है, एनसीपी एसपी को आना है यहां पर महायुति के साथ और उधर एनडीए के साथ। शरद पवार एनडीए का हिस्सा बनेंगे और यहां पर एनसीपी एसपी महायुति का हिस्सा बनेगी। इस तरह से इन्हें आना है, जिसके लिए यहाँ पर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उसमें बीजेपी से भी बात की जा रही है। और बीजेपी के लिए देखिए ये 2029 की भी तैयारी है। 2029 पहले जो पिछला चुनाव 2024 का गया, तो 29 में बीजेपी वो नहीं दोहराना चाहती जो 24 में हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में झटका लगा था, इधर महाविकास अघाड़ी था और इधर इनका गठबंधन था और कहीं कुछ चूक हुई जिसके कारण इन्हें वो नतीजे नहीं मिले जो विधानसभा में मिले। बाद में वो जो भूल हुई उसको सुधारा गया था, ध्यान दिया गया कहां कहां गड़बड़ियां हुई थी। तो इनका गठबंधन जो महाविकास अघाड़ी था वो कुछ सीटें ले गया, जिसके कारण इन्हें नुकसान हुआ। अब ये दोबारा वो नहीं करना चाहते और एक मजबूत गठबंधन के साथ उतरना चाहते हैं, और जिसके लिए यहाँ जो महायुति में जो पार्टियां हो वो परेशान ना करें, ये भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो गड़बड़ियां करने लगते हैं, तो उनको भी बीएमसी में ठीक ठाक मैसेज पहुंचाया गया, जिसके बाद वो पीछे हटे। और यहाँ भी बीजेपी नहीं चाहती है कि शरद पवार कोई कमान संभाले, क्योंकि उनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वरिष्ठ नेता भी हैं, ज्यादा मंझे हुए नेता हैं, और फिर उनका जो झुकाव रहा है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहा है, लंबा समय वहां बिताया है, वहां से संबंध भी ज्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए उनसे डील करना मुश्किल होता है। इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि जो एनसीपी है उसका नेतृत्व एनसीपी के उन्हीं नेताओं के साथ रहे जो कि यहाँ पर पहले बीजेपी के साथ आए थे, गठबंधन में आए थे, बजाय कि उधर के लोगों के पास जिन लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस से भी गठबंधन तोड़कर इधर आएंगे और शरद पवार जो है वो केंद्र की राजनीति में रहे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए राज्यसभा में भेजे जाने को लेकर बात चल रही है कि यहाँ अगर तब तक विलय हो जाता है तो फिर एनडीए की तरफ से उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा शरद पवार को। सुप्रिया सुले को कोई मंत्री का पद दिया जा सकता है, राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है, और यहाँ एनसीपी एसपी के नेताओं को उधर एनसीपी में जगह दी जा सकती है। महायुति में, सरकार में, कैबिनेट रिशफल में उनको कुछ पद दिए जा सकते हैं, मंत्री पद दिए जा सकते हैं। तो इसी पर बातचीत चल रही है, सुगबुगाहट तेज है। लेकिन यहाँ जहां गठबंधन जोड़ने की बात हो रही है, जहां पर पार्टियां जुड़ने की बात हो रही है, पार्टियों में खुशी भी है, नेताओं में खुशी है, लेकिन वहां पर परेशानी बढ़ रही है उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की। क्योंकि अब बचा क्या है, महाविकास अघाड़ी हुआ करता था जिसमें शरद पवार उद्धव ठाकरे को खींच खींच कर लाए थे कि नहीं बीजेपी के साथ तुम्हें कोई फायदा नहीं है, हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाएगी। अब उद्धव ठाकरे की परेशानी ये है कि वही शरद पवार जाकर बैठने वाले महायुति में, और तैयार भी हैं। तारीख तो वो खुद बता चुके थे, वो तो अजीत पवार का निधन हो गया और अब भी उनकी पार्टी तैयार है। तो वो शरद पवार जो उन्हें बीजेपी से अलग करके लाए थे, आज वो खुद एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कितना बड़ा शॉक लगेगा, सदमा है ये उद्धव ठाकरे के लिए कि आप किसकी बातों में आ गए थे, आप किसके कहने पर अपनी राजनीति कर रहे थे। और संजय राउत जो कि शरद पवार के कहने पे डबल एजेंट बने हुए फिरते हैं, उद्धव ठाकरे को चाबी भरते हैं, अब वो क्यों नहीं शरद पवार को रोक पा रहे हैं संजय राउत, कि शरद पवार को रोक ले कि नहीं भाई आप इधर ही रहे, महाविकास अघाड़ी में रहे, हम लोग मिलकर आगे के चुनाव लड़ेंगे। नहीं, उनके बस में नहीं है। बस चले तो संजय राउत भी उसी खेमे में चले जाएं, उनको तो राज्यसभा की सीट भी मैनेज करनी है अभी आगे चल के। तो शरद पवार जब चले जाएंगे तो कांग्रेस का क्या हाल होगा।
कांग्रेस की भी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपको कांग्रेस से ही टूटकर एक अलग फैक्शन बना है और साथ मिलकर लड़ते थे तो फिर मजबूत रहते थे, और दोनों का वोट बैंक है, वोट आधार भी एक जैसा है, मुस्लिम वोट, मराठा वोट की बात ये लोग करते हैं। तो इससे कांग्रेस को भी नुकसान और उद्धव ठाकरे को भी बड़ा नुकसान होने वाला है। और साथ में देखिए, मराठा वोट का पूरा एक चंक चला जाएगा। एनसीपी जो है उसका वोट आधार मराठाओं में रहा है और उन इलाकों में रहा है, लेकिन अब क्या है कि जब पहले तो ये टूट गई थी एनसीपी, तो फिर भी शरद पवार इस तरफ थे तो उनका कुछ वोट आधार इनको मिल जाता था, मराठाओं का वोट अघाड़ी को मिल जाता था। लेकिन अब शरद पवार भी उधर और पूरी एनसीपी उधर, तो फिर आपका वोट कहाँ जाएगा, आपको कैसे मिलेगा? तो इसलिए टेंशन इधर बढ़ी हुई है कांग्रेस में भी और साथ में उद्धव ठाकरे में भी कि अब हमारा कैसा विपक्ष हम रह जाएंगे, आधा अधूरा विपक्ष, कांग्रेस आधी अधूरी बहुत खराब हालत में है। और यहाँ से उद्धव ठाकरे जो कि तुष्टीकरण की होड़ में लगे हैं, जिन्हें ना हिंदू ढंग से वोट देते हैं ना मुसलमान ढंग से वोट देते हैं, तो इसीलिए 2029 की बीजेपी की तैयारी भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने और ऐसी स्थिति में रहे कि सामने वाला टक्कर ना दे सके। तो यही सब चल रहा है, बातचीत जारी है। पार्थ पवार अब एक्टिव हो गए हैं, वो अभी तक तो फुल फ्लेज राजनीति में नहीं थे, लेकिन अब पिता के बाद उन्हें कमान संभालनी है और इसीलिए सुनेत्रा पवार जो है वो डिप्टी सीएम के सरकार में काम संभाल रही है और पार्थ पवार संगठन देख रहे हैं। और इसमें बीजेपी को लूप में रखते हुए जल्द ही इसको लेकर फैसला होगा और दोनों ही गुटों का विलय होने वाला है। अब शर्तों में कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ चीजें बदल सकती हैं, उसी को लेकर बात चल रही है, लेकिन ये तो तय है कि आने वाले समय में जल्द ही दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी और महायुति का हिस्सा बनेंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।